करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिया सिन्हा ये बन गई हैं मिस यूनिवर्स इंडिया और ये अब मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक आलोक रंजन होंगे। एशिया पावर इंडेक्स में भारत आ गया है तीसरे स्थान पर, फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर दोस्तों चाइना है। और भारत का पहला CO2 मेथेनॉल पायलट प्लांट दोस्तों पुणे में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में 16वीं एसओएसआई असेंबली का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रत्यक्षा रे को, ये ओडिशा की हैं। इसके अलावा आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बनकर के उभरा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया 7.1%। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री और तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हरिणी अमरसूरिया। और इसके अलावा अभी हाल ही में होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि के मालिक का नाम लिखना अनिवार्य किया गया उत्तर प्रदेश में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी क्विज, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पर दी जाती हैं। आप एमजेटी ऐप पर जाकर डेली, मंथली, वीकली सबकी चीजें, कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। देखो, एक होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग दिन मनाया जाता है। उद्देश्य लगभग कहेंगे तो समान ही है। पर्यावरण को हेल्दी रखने के लिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये मनाया जाता है 26 सितंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, है ना। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, और ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे है। तो 26 सितंबर को अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी कैसे रखा जाएगा? पेड़ पौधे लगाए जाएं, या फिर कोशिश किया जाए कि प्लास्टिक वगैरह, गंदगी वगैरह ना फैलाया जाए, किसी प्रकार का मृदा प्रदूषण ना किया जाए। तो इससे पर्यावरण सुरक्षित रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार की काफी लंबी है, इसलिए पूछा नहीं जाएगा। पर्यावरण दिवस की थीम जरूर पूछी जा सकती है। पर्यावरण दिवस की थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन। ये प्रमुख दिवस हैं सितंबर महीने में आए हुए। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन परत दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया और 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जहां जहां टिक लगा है उसको जरूर याद कर लो। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं अभी हाल ही में एयर मार्शल SP धारका। एयर मार्शल SP धारका, यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे, ये नियुक्त किए गए हैं अपॉइंट एट द नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स वाइस चीफ। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही बताया मैंने कि जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद नए वायुसेना प्रमुख मिल गए हैं। नए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। तो ये इससे पहले उप प्रमुख थे, तो अब उप प्रमुख पद वाला खाली हो गया था, तो अब उप प्रमुख बनाए दिए गए हैं SP धारका जी। ठीक है, तो नए वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और नए वायुसेना के उपाध्यक्ष या कहे उप प्रमुख हैं SP धारका। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर मैंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम यहाँ लिख दिया है। इसी साल तीनों की नियुक्ति हुई है नई, तो इन तीनों का नाम रट डालो। जो भी लोग पुराना याद करके रखे हो अब बदल लो, नया वाला नाम याद कर लो। भारतीय थल सेना के प्रमुख यानी इंडियन आर्मी के चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना के ये। क्लियर है? अच्छा,
एसपी धारका जी की बात करते हैं वापस से, तो एयर मार्शल एसपी धारका जी जो हैं ये डिफेंस स्पेस एजेंसी के पहले महानिदेशक थे, अभी पूर्वी वायुसेना कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला, यहाँ प्रमुख नियुक्तियां हैं, कल हम लोगों ने इसकी बात की थी, आज हम आगे बढ़ेंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? ये एक इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग न्यूज बनी रही कल। दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में एक पंचायत का चुनाव हुआ और इसमें सरपंच चुना गया, और ये वोटिंग जो है ना पूरी तरीके से पेपरलेस थी। मतलब अभी आप कहोगे कि सर ईवीएम वाला जब होती है तो वो भी तो पेपरलेस रहता है, होता है लेकिन वो पार्शियल होता है, लेकिन पेपरलेस पूरी तरीके से नहीं होता है। पेपरलेस ईवीएम में वोट करते हैं जब, तो वहां तो पेपर नहीं यूज कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो बैलेट बॉक्स में जो स्लिप निकल करके आती है तो उसमें पेपर यूज होता है ना, उसमें एक स्लिप निकल करके आती है पर्ची, उसके बाद आपने अगर वोट दिया होगा जानते ही होगे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ ना उसमें बिल्कुल भी एक भी परसेंट कागज नहीं यूज किया गया, यहाँ तक कि लोगों का सिग्नेचर मुहर अंगूठा तक कराने के लिए भी यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेस अपनाया गया है। बूथ कर्मचारियों को डिटेल्स भेजना हो या उससे रिलेटेड जो जितनी वोटिंग हुई उसका डेटा भेजना हो, इस सब के लिए ईमेल का यूज किया गया। तो यानी 100% ये कागज रहित चुनाव हुआ, और ये मध्य प्रदेश में अभी हुआ है। ठीक है, तो ये एक नया रिकॉर्ड बना, कल पूरा दिन ये न्यूज में बना रहा, इंडिया फर्स्ट पेपरलेस पोल, हाउ ईसी पुल्ड आउट। अच्छा, इसका इसका आयोजन राज्य चुनाव आयोग ने कराया है, मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने सक्सेसफुली इसका आयोजन कराया। इसमें ना ईवीएम का यूज किया गया, ना ही बैलेट पेपर का यूज हुआ। 84% लोगों ने वोट भी दिया है। ये रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए चुनाव था और पूरी तरीके से था। अब इसको एक नई पहल मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि आगे चल करके राज्य का जो चुनाव होगा बड़े स्तर पर, तो हो सकता है राज्य भर में ऐसे चुनाव कराए जाएं। लेकिन अब देखना होगा क्या होगा। वैसे तो मैंने देखो चुनाव आयोग पर कई वीडियो दी हुई हैं, जिसमें दो प्रमुख मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक अभी लेटेस्ट मैंने दिया हुआ है, जो लेटेस्ट डाटा आया हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट जो आई है और उसको लागू करने की घोषणा की गई थी, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, इसको जरूर देख लेना। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा, क्या चीजें बदलेंगी। एक और वीडियो ईवीएम हैकिंग को लेकर के बनाई थी मैंने, उसको भी सर्च करके आप देख लेना। कोई भी वीडियो मैं रिकमेंड करूं तो जो भी वीडियो का टाइटल बताया जाए वो टाइटल लिखो, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख दोगे तो वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। चलिए अगला, वैसे चुनाव आयोग की अगर बात करें तो राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे अनुच्छेद 324 भारत के संविधान के किस भाग में आता है। ठीक है, त्रिस्तरीय चुनाव आयोग होता है 1993 के बाद से। आगे बढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश नहीं ये महाराष्ट्र लग गया है, चलिए कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश आप देख लो यहाँ पर है, इसकी डिटेल तो महाराष्ट्र वाली लगी है, मध्य प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है ना, चलिए 25 और 26 सितंबर 2024 के बीच ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दोस्तों अबू धाबी में किया गया, यूएई में। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरात का एक देश है, उसकी राजधानी सबसे बड़ा वाला अमीरात अबू धाबी है। तो अबू धाबी में अभी ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 25 और 26 सितंबर के बीच में। यहाँ पर देखो 2 दिनों का एक ग्लोबल एरोस्पेस समिट था और इसमें भारत के भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे। 7वां इस बार का संस्करण था। इसका मुख्य विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, विद्युत प्रणोदन पर, हाइड्रोजन संचालित विमानों पर। ठीक है ना, हाइड्रोजन से चलने वाले विमान, ऐसी जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है इन पर ध्यान देने के लिए, साथ ही साथ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए ये शिखर सम्मेलन था, इस पर फोकस था। और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर जो स्पेस इकोनॉमी होगी वो 2035 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अब आजकल के टाइम पर देख रहे हो बहुत सारे स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे देश स्पेस की दुनिया में आ रहे हैं। चाहे आप प्राइवेट स्पेस एजेंसीज ले लो, जैसे एलन मस्क की स्पेस एक्स हो गई, वो लगातार बात कर रहा है, अभी तो कह रहे हैं कि 2 साल में वो मंगल मिशन करेंगे अपना। भारत आप देखो अभी चंद्रयान 4 का अनाउंसमेंट किया, शुक्रयान का अनाउंसमेंट किया, इसके अलावा गगनयान अपना मिशन चल ही रहा है, और भी बहुत सारे मिशन हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं, अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सब होने की वजह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, इसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो लोग खर्च कर रहे हैं, तो 2035 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च भी वही होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में। 9% प्रतिवर्ष की दर से ये बढ़ रही है। अगला,
अच्छा, अब एक और जरूरी बात, देखो जो संकल्प बैच है ऑफर तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी 599 में अभी एडमिशन ओपन है। आप देखो किस प्रकार से क्लासेस दी जाएंगी, इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे क्लास मॉड्यूल मैंने रखा हुआ है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यहाँ पर क्लासेस आएंगी, लाइव भी आएगी, रिकॉर्डेड भी आएगी। 3 स्टेज में इसको बांटा गया है, 3 स्टेज के थ्रू आपको ये कंप्लीट कराया जाएगा 2024 का। फर्स्ट स्टेज जो अभी शुरू हो चुका है, इसके तहत जनवरी से जून तक की क्लासेस एक एक वीडियोज में आएंगी। मतलब एक क्लास में जनवरी से जून तक का कंटेंट रहेगा और टॉपिक वाइज रहेगा, हर एक टॉपिक। अभी मैं दिखा रहा हूँ टॉपिक भी। फिर सेकेंड वाले स्टेज में हम लोग जुलाई से सितंबर 2024 कवर करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में हम लोग अक्टूबर से दिसंबर करेंगे, मतलब फिर 3-3 महीने का करेंगे। ये 6 महीने का एक साथ होगा। और कुछ कुछ चैप्टर होंगे जो छोटे चैप्टर होते हैं, जैसे पुस्तकें लेखक हुआ, ब्रांड एम्बेसडर हुआ, ये सब वन शॉट में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा जनवरी से लेकर एंड तक। ये टॉपिक्स हैं, क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, यहाँ चीजें दी गई हैं। आप देख सकते हो इतने टॉपिक्स पर आपको 3-3 क्लास मिलेगी, ठीक है, इन टॉपिक्स पर। इसमें आपका बैंकिंग अर्थव्यवस्था भी है, बैंकिंग वाले स्टूडेंट अच्छे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी है, रक्षा प्रतिरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार सम्मान, अलग अलग टॉपिक्स वाइज, ओलंपिक, पैरालंपिक, इसके अलावा लोकसभा चुनाव, बजट, ये सब चीज कवर किया जाएगा। तो यानी कंप्लीट बैच है, बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ, बहुत ज्यादा डिटेल कंटेंट के साथ यहाँ पर क्लासेज आ रही हैं संकल्प बैच में। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्टैटिक जीके की क्लासेस हो रही हैं, करंट अफेयर की शुरू हो चुकी है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए 599 में है, लेकिन आने वाले टाइम पर इसका प्राइस बढ़ जाएगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला मल्टी ओमिक्स कैंसर डाटा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भारत ने पहला मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। ये कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल है क्या? तो देखिए, ये एक प्रकार का एक ऐसा पोर्टल है ना, जो खास करके स्तन कैंसर के जो मरीज होंगे, उनका डीएनए, उनका आरएनए, उनकी प्रोटीन प्रोफाइल, इन सब का कलेक्शन करके रखेगा इस पोर्टल पर। और उस कलेक्शन से, उस सैंपल से थोड़ा सा मदद मिल सकेगी जानकारी के लिए भी, और भी जो बाकी के पेशेंट आएंगे उनका कैसे परीक्षण करना है, कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है, इन सब में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है प्लेटफॉर्म। तो ये कैंसर के रिसर्च, उपचार और इनको प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत में ये डेटा पश्चिमी डेटा सेट पर, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के आधार पर यहाँ भी शुरू किया जा रहा है। भारत का पहला व्यापक मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल होने वाला है। अभी के टाइम पर जब प्लेटफॉर्म बना है, तो अभी यहाँ पर 50 स्तन कैंसर के रोगियों का डाटा उपलब्ध है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर और डेटा ऐड किए जाएंगे। अगले वर्ष तक ये 500 से अधिक रोगियों का डेटा रहेगा। तो मतलब यहाँ पर जैसे कोई स्तन कैंसर से पीड़ित महिला है, तो उसकी डीएनए सैंपल क्या है, आरएनए का सैंपल क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रोटीन प्रोफाइलिंग क्या है, सब इसमें डेटा रहेगा। तो बाकी के जो मरीज आएंगे उनको रीड करने, स्टडी करने में मदद मिलेगी। बताया जाता है कि 2019 में भारत में लगभग 1.2 मिलियन नए कैंसर के मामले आए थे और 9,30,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर माह को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अभी अक्टूबर माह शुरू होने ही वाला है, हर साल मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और कैंसर जागरूकता दिवस, या कहें, देखो, विश्व कैंसर दिवस यहां लिख दे रहा हूं मैं, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है ना, 4 फरवरी को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, 7 नवंबर को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और कैंसर जागरूकता माह जो है अक्टूबर में मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पोषण माह जो है सितंबर को मनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, इसका विमोचन किया? तो खाकी में स्थित प्रज्ञ जो है, ये पुस्तक लिखा है अभी हाल ही में, किसने? अनिल रतूड़ी ने। अनिल रतूड़ी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इनके साथ, और ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उत्तराखंड के सीएम हैं। इन्होंने अभी अनिल रतूड़ी की पुस्तक लॉन्च की है, जो कि उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। खाकी में स्थित प्रज्ञ ये पुस्तक है। पिछले दिनों में भी कुछ ऐसी पुस्तकें आई थी, इनका रिवीजन करेंगे। जैसे अभी श्री राम इन तमिलगम आई थी, डी.के. हरि और डॉक्टर डी.के. हेमा का। नेक्सस आया था, युवाल नोवा हरारी की पुस्तक। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट, कुलदीप गुप्ता की पुस्तक आई थी। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, कल्पना शंकर की पुस्तक आई थी। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, तरुण चुग की पुस्तक आई थी, इंपॉर्टेंट है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह की पुस्तक।
इंडियाज एट 100 वी सुब्रमण्यम की पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अगला, किस फिल्म निर्माता को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों विनोद बच्चन जी को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से। कहां पर? यूके की संसद में। जैसे अपने यहाँ होता है, 2 सदन होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस अपना राज्यसभा है, लोअर हाउस अपना लोकसभा है। ऐसे ही यूके में भी जो ब्रिटेन की जो संसद है ना, खास करके ब्रिटेन में जो लॉर्ड्स की संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, वहां पर इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, किसे? विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन दोस्तों ये एक फिल्म निर्माता है। ठीक है, फिल्म निर्माता है और फिल्म उद्योग में इनका जो योगदान रहा है, इसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। आपने देखी होगी ना फिल्म जिला गाजियाबाद, इसके अलावा तन्नू वर्ट्स मन्नू जरूर ही देखी होगी आपने। ये सब फिल्मों का डायरेक्शन इन्होंने ही किया था। इनकी और भी बहुत सारी चर्चित फिल्में हैं। ठीक है, कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं वैसे ये। विनोद बच्चन है, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी रहते ही हैं सब। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम ऐप लॉन्च किया? देखो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान तो काफी दिन से चल रहा है, लेकिन अभी एक पेड़ माँ के नाम ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को लॉन्च किया है अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, ये इसको लॉन्च किए हैं। 25 सितंबर का आर्टिकल है। द सेंटर सेड वेडनेसडे दैट 80 करोड़ सैंपलिंग हैव बीन प्लांटेड अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। पीएम मोदी ने ये कैंपेन शुरू किया था और अब तक 80 करोड़ से ज्यादा सैपलिंग किया जा चुका है, पौधरोपण किया जा चुका है। ठीक है, तो 5 दिन का पहले है टारगेट अचीवमेंट का। 80 करोड़ इसका टारगेट रखा गया था और ये सितंबर तक का, और उसके पहले ही 25 सितंबर तक टारगेट पूरा हुआ। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। एक और मंत्रालय है इनके पास, कमेंट करके आप उसका नाम बताएंगे मुझे। ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन क्या था? इस कैंपेन के तहत लोगों को आह्वान किया गया कि अपनी माँ के नाम पर एक एक पेड़ आप लगाओ माँ की स्मृति में। और ये जो पोर्टल होगा, ये ऐप होगा, ये काम ये करेगा कि आप जब पेड़ लगा रहे हो ना, तो उसकी सेल्फी लेकर के, फोटो खींच करके आप अपलोड करो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पर बनाया भी गया है, इसका पूरा का पूरा एल्गोरिथम जो है। और पूरा मॉड्यूल यही है इस ऐप को लॉन्च करने का, जिससे लोग अपनी सेल्फी वगैरह यहाँ अपलोड कर सकें। यहाँ पर कुछ और ऐप और पोर्टल हैं, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे अभी सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया था अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। यूएलआई ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया है। यूएलआई यूनिफाइड लेंडिंग ऐप जो है, ये इंटरफेस ये यूपीआई की तरह काम करेगा। जैसे यूपीआई से आप पैसा देते हो, यूएलआई के थ्रू आप पैसा लोगे। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है और लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है, आप भी जाकर देखिएगा। इससे लोन मिलेगा यूपीआई की तरह। प्रॉम्प्ट पोर्टल जो है मनोहर लाल जी लिखे ने लॉन्च किया। हाथी ऐप असम ने लॉन्च किया। और ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये सब ऐप चंडीगढ़ में अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। जो नए कानून आए हैं ना, दंड संहिता वगैरह, उन सब के लिए है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। निर्मन पोर्टल जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप आरपीएफ ने लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में आयोजित हॉन्जो ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 का युगल का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों 2 भारतीय जोड़ी ने। किसने जीता है? तो इसे जीता है नोदुन चेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने। ये दोनों की जोड़ी ने जीता हुआ है। नदुन चेझियान जो है, ये नाम देखकर घबराओ ना, इनका पूरा नाम है जीवन नदुन चेझियान। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत से आते हैं, इसलिए कुछ इस प्रकार से नाम है। विजय सुंदर प्रशांत जो है, ये दोनों की जोड़ी ने अभी हॉन्गजो ओपन का खिताब जीता। देखो, हॉन्गजो ओपन में ना 2 ही इवेंट होते हैं, एक युगल का होता है, एक सिंगल का होता है। ठीक है, जैसे अमूमन आप देखते होगे ग्रैंड स्लैम हुआ या बाकी के टेनिस का या बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, तो उसमें 5 इवेंट होते हैं। एक पुरुष एकल, एक महिला एकल, फिर पुरुष युगल, महिला युगल, उसके बाद एक होता है मिक्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 2 इवेंट हैं, एक सिंगल्स एक डबल्स। तो ये डबल्स वाला जीता है किसने? जीवन नोदुन झियान और विजय सुंदर प्रसाद ने। ये भारतीय जोड़ी है और भारत ने ये जीता है। इन्होंने पहला अपना एटीपी खिताब जीता है। अच्छा, एकल विजेता की बात करें तो वो मारिन सिलिक हैं, जिन्होंने जीता है एकल खिताब, यानी सिंगल्स का। क्रोएशिया के रहने वाले हैं। 18 से 24 सितंबर को ये हांगझो चाइना में आयोजित किया गया था। अच्छा, एक और बात, ये हांगझो आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा। क्यों सुना लग रहा होगा? क्योंकि अभी याद हो आपको 2022 में 2022 होना था, लेकिन 2023 में आयोजित हुआ
ये एशियन गेम्स, याद है ना, एशियन गेम्स यहीं पर तो हुआ था, होंगजू चाइना में, एशियाई खेल यहीं हुआ था ना। अगला, अब देखो हम लोग, क्योंकि इस बार का ग्रैंड स्लैम हो चुका है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में, चारों हो चुका है, तो उनका रिवीजन करेंगे कि विजेता कौन कौन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उप विजेता का नाम है, लेकिन यहाँ पर मैं खड़ा रहूंगा तो इसलिए हो सकता है आपको उप विजेता न दिखे, लेकिन पीडीएफ में मिलेगा ही। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ 5 इवेंट होते हैं और 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन यहाँ पुरुष एकल और महिला एकल ये 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर बात करें तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जन्निक सिनर ने जीता। फ्रेंच ओपन को कार्लोस अल्कराज ने, विंबलडन को कार्लोस अल्कराज ने, यूएस ओपन को जन्निक सिनर ने। अब देखो इंटरेस्टिंग बात कैसे याद करना है आपको, जन्निक सिनर ये रहे, जन्निक सिनर ये रहे, ऊपर ऊपर वाला, और ये कार्लोस अल्कराज और कार्लोस अल्कराज बीच बीच वाला। ठीक है, ये दोनों अभी इसमें भी मिलेगी सिमिलरिटी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता आरियाना सेबलंका ने, फ्रेंच ओपन जीता इगा स्वितेक ने, विंबलडन जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने, यूएस ओपन जीता आरियाना सेबलंका ने। आरियाना सेबलंका, आरियाना सेबलंका यहाँ पर मिल गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है इस प्रकार से, इगा स्वितेक बारबोरा क्रेजिकोवा, ये दोनों ध्यान रखना। तो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, महिला एकल और पुरुष एकल का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, सितंबर 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन के संचालन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सितंबर में एक नई एयरलाइन भारत में शामिल हुई, नाम है इसका संख एयर। संख एयर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एयरलाइन है ये यूपी में शुरू हो रही है। संख एयर उत्तर प्रदेश से इसका संचालन शुरू होगा और उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होने वाली ये पहली फ्लाइट होगी यूपी की। मतलब उत्तर प्रदेश से ऑपरेट का मतलब इसका हब या कहीं हेडक्वार्टर यहीं रहने वाला है। जैसे एयरलाइन वगैरह में ना सीटों को कवर करने के लिए, सीटों को भरने के लिए ये लोग बीच बीच में एक हब बनाते हैं, उसके थ्रू रे ट्रेवल कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लखनऊ से दिल्ली जाना है आपको, है ना, और लखनऊ से मुंबई जाना है कुछ लोगों को दिल्ली से जाना है मुंबई, तो ये क्या करेंगे, पहले फ्लाइट को उड़ाएंगे लखनऊ से दिल्ली की तरफ। ठीक है, जिससे और बैठा लेंगे सबको, जिनको दिल्ली जाना है उनको भी, जिनको मुंबई जाना है उनको भी। तो यहाँ पर जब बैठा लिए उनको भी, जिनको मुंबई जाना है उनको भी और उनको भी, सीट हो गई फुल। तो सीट फुल हो गई, फिर यहाँ से ले गए दिल्ली, दिल्ली वालों को उतार दिए, फिर दिल्ली से जिनको मुंबई जाना था उनको भर लिए, और फिर वहां से लेकर आए तब वो मुंबई। अब इससे क्या होता है, फ्लाइट खाली नहीं जाती है, क्योंकि फ्लाइट अगर खाली जाएगी तब भी उतना ही फ्यूल लगना है, भर कर जाएगी तब भी उतना ही फ्यूल लगना है, तो इसलिए दिल्ली में बना दिए हब। तो यहाँ हर फ्लाइट आएगी, उसके बाद यहाँ से होकर जाएगी। ऐसे ही ये जो बनी है ना संख एयरलाइन, इसका हब लखनऊ और नोएडा में होगा और पहली ऐसी यूपी की एयरलाइन बनेगी। फिलहाल संख एयर का नाम याद रखना, इसने एनओसी प्राप्त कर लिया है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। तो इनकी अवधि 3 वर्ष के लिए अभी होगी, आगे और एनओसी मिल जाएगा तो और आगे चलेंगे। फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा मार्केट कौन कैप्चर करके रखा हुआ है एयरलाइन में? तो आप कहोगे इंडिगो। भाई इंडिगो जो है ना, इंडिगो एयरलाइन, ये 60% से अधिक मार्केट कैप्चर करके रखी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है एयर इंडिया। आपको याद होगा एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदा है टाटा ग्रुप ने भारत सरकार से, इसकी 100% हिस्सेदारी। तो अब एयर इंडिया पूर्ण स्वामित्व वाली टाटा की ये कंपनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन हो गई, क्योंकि इसमें एयर एशिया और ये सब आके मर्ज कर दिए। फिलहाल संघ एयर के प्रमुख हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है, समझ में आया कि नहीं, ये भी बता दीजिए कमेंट करके। और हाँ, जैसे बहुत सारे लोग प्रयास करते रहते हैं ना कि वीडियोस को डाउन कराया जाए या बहुत सारी चीजें की जाए, तो कुछ लोग हैं ऐसा आ रहे हैं, हालांकि मैं मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, जब आप थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं टांग खींचने वाले। तो मैंने पिछले कई समय से देखा है, कुछ वीडियो को ऑब्जर्व किया है कि अचानक से ग्राफ जो है वो गिरना शुरू हो गया। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करने लगते हैं। फिलहाल आप लोग इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करके काउंटर कर सकते हैं और कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है ना। लाइक करने को मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो जो लोग बाकी का एक्टिविटी करते हैं ना, तो उससे उस पर इफेक्ट कम हो जाएगा उनका वाला। तो बाकी जो है, जो चाहने वाले हैं वो करेंगे ही, और जो और ज़्यादा चाहने वाले हैं वो भी अपना काम करेंगे। फिलहाल संकल्प बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि मैंने पूछा था, तो समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया? तो औरंगाबाद का नाम किया गया था बदल करके। आज आपको क्या बताना है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी?
तो आप बहुत आसान क्वेश्चन है, बता सकते हो। अगर कल की वीडियो देखे होगे जरूर बताओगे। एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अभी वन लाइनर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।